ओम का नियम ये था कि बच्चा इधर सुन लो, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, उसे याद होगा तो तुम सब हमारे साथ बोल लेना ना। बोलो, ओम का नियम क्या था? यदि चालक तार की का किया जाए, उसमें बहने वाले और उसके सिरों पर लगे कि क्या होता है बच्चा? अर्थात भी समानुपाती। इसको हटाकर नियतांक लाए थे। नियतांक कौन आया था? R इंटू आई। अर्थात एक बात और लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू। यह हमारे एक फार्मूला बन के तैयार हो गया था। एक फार्मूला बन के क्या हो गया था? तैयार हो गया था। यह ओम का नियम हम लोग पढ़े थे। इसके बाद जो है आज हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन। हेडिंग डालो, ओम के नियम का सत्यापन। कल का हेडिंग डाल ही लिए हो। इसी को हमको पढ़ना है, आप पढ़ा दे रहे हैं। देखो, ओम का नियम का सत्यापन क्या है, किसे कहते हैं? पहली बात, ओम का नियम मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर बता दे रहा हूं किसके लिए लागू होता है बच्चा लोग? केवल धातु चालक के लिए। किसके लिए लागू होता है? या तो धातु चालक होना चाहिए या तो मिश्र धातु चालक होना चाहिए। धातुओं का मिश्रण होना चाहिए, तभी उसमें ओम का नियम फॉलो होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। तो ओम ने अपना नियम सत्यापन करने के लिए किसकी आवश्यकता बताई बच्चा? धातु की। किसकी आवश्यकता बताई? धातु। कहा कि मेरा नियम किसके लिए सत्य होगा बच्चा? धातु चालक के लिए। किसके लिए? या तो मिश्र धातु के लिए। किसके लिए? मिश्र धातु के लिए। किसके लिए? मिश्र धातु के लिए। तो ओम का नियम या तो धातु चालक के लिए या तो मिश्र धातु चालक के, इनका नियम क्या होता है? सत्य होता है। सत्यापन करने के लिए इनके नियम में उपकरण क्या क्या चाहिए? उपकरण पहला हमारा होना चाहिए धातु चालक। क्या होना चाहिए बच्चा? धातु चालक। दूसरी बात कि अमीटर लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? अमीटर, जो विद्युत धारा को मापता है। तीसरी बात क्या लगा होना चाहिए? वोल्ट मीटर। क्या लगा होना चाहिए? जो विद्युत विभवांतर को क्या करता है? मापता है। चौथी बात, इसमें प्रतिरोध लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? प्रतिरोध। अगली बात बच्चा, इसमें धारा नियंत्रक लगा होना चाहिए, जो धारा को कंट्रोल करता है। जो धारा को देखो, प्रतिरोध का प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, प्रतिरोध को कुछ ऐसे कुछ होता है। यह क्या होता है? प्रतिरोध। बात समझ में आई? वोल्टमीटर बताओ किस क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में। किस क्रम में? अमीटर किस क्रम में? श्रेणी क्रम। ये सब बातें हम बता चुके हैं। तो ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है या तो मिश्र धातु चालकों के लिए। इसके सत्यापन को सिद्ध करने के लिए कौन कौन उपकरण चाहिए बच्चा? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? धारा नियंत्रक, मतलब जो धारा को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसका कुछ अगर संरचना बताया जाए, चित्र पूछा, कभी कभी इसका चित्र भी पूछ देता है, तो चित्र में बड़ी आसानी बात है। कैसे बनाओगे? एक बैटरी लोगे, यहाँ पे एक और उपकरण लिख लेना, बैटरी। क्या बच्चा? और उपकरण लिख सकते हो, कुंजी। क्या? कुंजी। ठीक, कुंजी। देखो, कुंजी को हम लोग दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसे, अगर ऐसे होगा बच्चा, यहाँ पर कुछ नहीं लगा होता, यह कुंजी क्या है? ऑफ है। क्या है? ऑफ। अगर यही कुंजी इस प्रकार से हो जाए, ऐसे ऐसे डॉट डॉट, तो यह कुंजी क्या कहलाएगी? ऑन। ऑफ ऑन जानते हो ना? या तो इस प्रकार से, अगर ऐसे बीच में कुछ नहीं है तो यह किस अवस्था में होगा? ऑफ। ये भी कुंजी का प्रतीक है। या तो इस प्रकार से बीच में ऐसे होगा तो इसे किस अवस्था में बोला जाएगा? ऑन। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है, इस प्रकार से दे देगा, पूछेगा कुंजी ऑफ है कि ऑन है, बताओ। चार ऑप्शन दे देगा, ऑन ऑफ में से एक बताना रहेगा। ये दे देगा तो पूछेगा, तो अगर बीच में कुछ नहीं रहेगा तो ऑफ, अगर बीच में बूंदा हो गया तो ऑन, अगर इस प्रकार से दिया यहाँ पर कुछ नहीं है तो यह ऑफ होगा, यहाँ पर डॉट डॉट बना के अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बात क्लियर? बैटरी से क्या करते हैं हम लोग? सीधे लाते हैं श्रेणी क्रम में, पहले जोड़ लेते हैं अमीटर। क्या जोड़ लेते हैं? अमीटर। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं एक प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध से समांतर क्रम में किसको जोड़ देते हैं बच्चा?
वोल्ट मीटर, किसको जोड़ देते हैं? आगे थोड़ा सा और बढ़ाकर हम बना लेते हैं धारा नियंत्रक, इधर से बना लेते हैं कुंजी, आप इसको लाकर यहीं पर ज्वाइन कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक, यह वोल्ट मीटर धारा का मान किस में बताएगा? V में। और यह अमीटर धारा का मान किस में बताएगा बच्चा? एम्पियर में। किस में बताएगा? एम्पियर में। कुछ इस प्रकार से इसका सत्य किया जाता है। वोल्ट मीटर से V का मान निकाला जाता है और अमीटर से, किससे बच्चा? अमीटर से विद्युत धारा का मान निकाला जाता है, क्या बच्चा? I। जब V और I के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो इनके बीच ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है। यहाँ पर V ले लो, यहाँ पर I ले लो, इनके बीच में ग्राफ एकदम सरल रेखा मिलता है। क्या मिलता है? सरल रेखा। बस यहाँ पर तुमको याद रखना है क्या कि V और I के मध्य ग्राफ कैसा मिलता है? सरल। अर्थात V और I का जब हम अनुपात निकालेंगे, V बटे I का क्या निकाला जाएगा? अनुपात। यह अनुपात सदैव क्या निकलता है बच्चा? नियतांक। क्या निकलता है? नियतांक। अगर नियतांक को समझना है तो देख लो, अगर यहाँ से निकालोगे तो V बटे में I बराबर क्या होगा? Rn होगा। और R अपने आप में बताओ क्या होता है? बताए थे कि नहीं? R अपने आप में क्या होता है? नेता। R अपने आप में क्या होता है? नेता। बात क्लियर? तो ओम का नियम किसके लिए सत्य है बच्चा? किसके लिए सत्य है? किसके लिए सत्य है? धातु चालक के लिए या तो मिश्र धातु। ओम का नियम को सत्यापन करने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए बच्चा? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और बोलो, और बोलो, और बोलो। जब ओम के नियम से V और I का अनुपात निकालते हैं तो सदैव क्या मिलता है? अगर उनका ग्राफ खींचते हैं V और I के बीच में तो उनके बीच का मध्य ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है? तो प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए V और I के बीच ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ V और I के बीच लिखना और इसमें एक सीधी रेखा खींचना, जिसे क्या शो करना? सरल रेखा। सरल रेखा यह बता रही है कि इसका मान निश्चित होता है। V बटे I का अनुपात क्या होता है? निश्चित, यानी नियतांक होता है। वैल्यू फिक्स रहती है, बार बार उसकी वैल्यू बदलती नहीं। बात समझ में आई? लिखा सकते हैं? लिख लोगे? एक बार और बताओ। ओम का नियम किसके लिए सत्य है बच्चा? ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए कौन कौन उपकरण चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और इनके बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो V और I के बीच ग्राफ कैसा मिलता है? कैसा ग्राफ मिलता है? अर्थात V बटे I का अनुपात सदैव क्या होता है बच्चा? नियतांक होता है। क्या होता है? लिखवा दें? चलो लिखा लो। आप हेडिंग डालो बच्चा लोग। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन, जिसका नाम है बच्चा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग डालो। विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इधर ध्यान दो। मैं यहाँ पर एक बात तुम सबको बताया होगा, याद किए होगे। प्रतिरोध की निर्भरता, R की निर्भरता, R कितने लोगों पर निर्भर करता है बच्चा? किस पर? किस पर? लंबाई पर। और किस पर? अच्छा ये बताओ, लंबाई के क्या होता है? R। और क्षेत्रफल के क्या होता है? अच्छा थोड़ा इन्हीं दोनों बातों को ले लो। R समानुपाती L लिख सकते हैं और R व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे में क्या लिख सकते हैं? A। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। जरा गौर फरमाओ, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से तो क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? L बटे में A। बोलो लिख सकते हैं क्या? अगर लाकर इसमें गुणा करेंगे L का तो L ऊपर ही रहेगा, समानुपाती भी हो जाएगा। या तो अगर थोड़ा सा अगर बात को ध्यान दो, मैं इधर थोड़ा बता रहा हूँ। R समानुपाती 1 बटे में A है, गुणते हम L कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर गुणा करेंगे तो R समानुपाती L बटे में क्या आएगा? AN नजर आएगा। अगर AL को हटा देंगे तो यह बात आ जाएगी कि नहीं? आएगी कि नहीं? बोलो। तो ये कंडीशन यही है कि अगर L बढ़ाएंगे तभी भी R हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। अगर A बढ़ाएंगे तो R हमारा क्या होगा? इस बात को याद रखना। आप देखो
जब यह दोनों के एक साइड समीकरण नंबर 1 और 2 से मान कर रख लेंगे तो यह समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती जो भी मान लो, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, एक नियतांक क्या लाते हैं, नियतांक। नियतांक यहाँ पर कौन आएगा बच्चा, यह कुछ इस प्रकार से, अभी इसका नाम बता रहे हैं ए, और इसका नाम बच्चा थोड़ा सा मैं बता दूं, इसका नाम होता है रो। क्या होता है, रो। क्या नाम होता है, रो। और इसी रो को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान देना, मैं एक सूत्र बना रहा हूं, कहाँ से बना है, चालक तार की निर्भरता से बना है। लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण नंबर 1 और 2 मानकर हम यहाँ पर एक संबंध बनाए, आर समानुपाती एल बटे में ए। आर बराबर यहाँ पर समानुपाती को हटाए, एक नियतांक है, नियतांक कौन आया, रो। और रो हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, अर्थात आर बराबर रो एल बटे में क्या हो जाएगा, ए। अगर यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालें, अगर हम देखो इधर देखो, आर बराबर रो यल बटे में ए, अगर ए इधर भेजेंगे, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा, आर गुणते क्या हो जाएगा, ए बटे में यल इधर गुणा में नीचे आएगा तो भाग, बराबर क्या होगा, रो। बराबर क्या होगा, रो। रो बराबर होगा आर गुणते या आर ए, सीधे से लिख, आर ए बटे में क्या लिख सकते हैं, यल लिख सकते हैं। बोलो, एक सूत्र यहाँ से ए भी बन गया और एक सूत्र यहाँ से ए भी बन गया। इस पे बहुत सारे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए सवाल का कार्यक्रम कल होगा, लेकिन आज इसको हम लोग समझना है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को हमको क्लियर करना है। अगर थोड़ा सा अगर फार्मूला अगर क्लियर हो गया तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। रो बच्चा समझ में आ रही है बात, रो हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। आर हमारा क्या होता है, प्रतिरोध। आर हमारा क्या होता है, और ए का होता है, और यल का होता है। अच्छा जरा गौर फरमाओ, अगर थोड़ा सा अगर मैं बताया होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो बोलो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल ना, बचा का ऊपर ओम बचा, और का बचा मीटर, का बचा ओम और मीटर। और यह ओम और मीटर जो होगा वह विशिष्ट प्रतिरोध का क्या कहलाएगा बच्चा, मात्रक। क्या कहलाएगा, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर ए बटे में यल, आर ए बटे में यल। आर हमारा प्रतिरोध होता है, ए हमारा क्षेत्रफल होता है, यल हमारा क्या होता है, लंबाई। अर्थात रो बराबर आर ए बटे में क्या हो जाएगा, यल। कोई दिक्कत। आप थोड़ा सा इधर गौर फरमाओ, ये लास्ट बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना ना, काम हो जाएगा। रो बराबर फार्मूला बोलो क्या है, बोलो आर ए बटे में, आर ए बटे में। यदि हम अगर मान लेते हैं आर बराबर 1 ओम, क्या मान लेते हैं, 1 ओम। अभी ओम को बताया नहीं, फिर ये लिखो, आर बराबर कितना ओम, 1 ओम। ए बराबर मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, क्या मान लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। ए बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। और यल बराबर भी क्या मान लेते हैं, 1 मीटर। तो बोलो क्या नजर आएगा, बोलो। आर को भी छोड़ देते हैं, आर मत लो, केवल ए मान लो और क्या मान लो, यल। ए को मान लो 1 मीटर स्क्वायर और यल को मान लो क्या, 1 मीटर। तो बोलो रो बराबर केवल क्या बचेगा, आर ना। रो बराबर क्या बचेगा, यही नहीं बचेगा। बोलो, अगर यहाँ पर वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ पर वैल्यू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल आर ही ना बचेगा। तो रो बराबर क्या नजर आएगा, आर। तो बोलो यह जो ए हमारा है वह क्षेत्रफल है, यल हमारा क्या है, परिभाषा में बता रहा हूँ, ध्यान दो। क्षेत्रफल का मात्रक अभी बताएं, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इतना सीखा भैया। आप ध्यान दो, मैं परिभाषा बता रहा हूँ, परिभाषा थोड़ा गौर फरमाओगे तो काम हो गया। परिभाषा यहीं से निकाली जाएगी, सूत्र से ही परिभाषा निकाली जाएगी। ध्यान दो, विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबाई के, किस मीटर, 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार के 1 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाएगा,
परिभाषा फिर सुनो, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध। परिभाषा सुनो, विशिष्ट प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध बच्चा? विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार, 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार के 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या होता है? उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चा? यानी जैसे कहने का मतलब, मान लो यह कोई चालक तार है, मान लेते हैं कोई चालक तार, इसकी लंबाई मान लेते हैं कितना मीटर बच्चा? 1 मीटर। और ये वाला हिस्सा क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? 1 मीटर स्क्वायर। क्या मान लेते हैं? 1 मीटर स्क्वायर। तो जो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना, वही प्रतिरोध हमारा क्या कहलाएगा बच्चा? क्या कहलाएगा? परिभाषा फिर से सुनो, मैं पूछूंगा, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध जो 1 मीटर लंबाई के, जो 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार के 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या होता है बच्चा? उत्पन्न होता है। के क्षेत्रफल में क्या होता है? उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चा? विशिष्ट। और विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो आर ए बटे में यल, और इसका मात्रक होता है बच्चा ओम मीटर। बता सकते हो? एक बार और सुन लो, विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबाई के, जो 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार में, जो 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार में 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? विशिष्ट। उत्पन्न क्या होगा? प्रतिरोध ही उत्पन्न होगा, जो पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, जो मैं पहले, या तो यह बोलोगे 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार के, 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार के 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसी प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट। यह बोलो, या तो बोलो विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार में 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं बच्चा? विशिष्ट। बता सकते हो? बोलो, चलो बताओ दिव्यांशु। विशिष्ट प्रतिरोध वो प्रतिरोध है जो किसी चालक तार के 1 मीटर लंबाई वाले चालक तार के 1 मीटर लंबाई के 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में? 1 मीटर लंबाई के, बोलो बच्चा, किस मीटर लंबाई के? 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार, 1 मीटर लंबाई के किसी 1 मीटर स्क्वायर के किसी क्षेत्रफल में, 1 मीटर स्क्वायर के किसी क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध। बच्चा क्या? उत्पन्न प्रतिरोध हमारा क्या कहलाएगा? विशिष्ट। अब बताओ, कुछ समझ में आई बात? परिभाषा थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन थोड़ा सा अगर लिंकेज करोगे अपने फार्मूला से, अगर ए और यल की वैल्यू एक एक मान लेते हैं तो हम आराम से परिभाषा इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इधर दो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार, 1 मीटर लंबाई के किसी चालक तार के 1 मीटर स्क्वायर के, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है बच्चा? क्या कहलाता है? बता सकते हो? बैठ जाओ। ठीक है, 1 मीटर लंबाई के किसी 1 मीटर लंबाई के किसी 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर के उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है बच्चा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? लिखो, परिभाषा लिखो, लिखो।